फरवरी में इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त दिखी है। फरवरी में आईपी ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। आईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर अब सिर्फ 2.9% रह गई है। क्या है इसके मायने और क्यों घटी है आईपी ग्रोथ, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, वेलकम ऑन सीएनबीसी आवाज। तो नंबर काफी डिप कर गया, आशंका थी ऐसी या फिर ये आपके लिए एक सरप्राइज है? एक्चुअली हमारा अनुमान 3% ग्रोथ का था, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही ग्रोथ आई है आईआईपी की इस महीने के लिए। और एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि पिछले साल फरवरी के महीना लीप मंथ था, एक दिन एक्स्ट्रा था। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड ही था कि फरवरी 2025 में जो वाई वाई ग्रोथ निकल के आएगी वो जनवरी के मुकाबले तो डेफिनेटली कम होगी। और ब्रॉडली हमने यही देखा है, काफी ब्रॉड बेस्ड सिक्वेंशियल मॉडरेशन है ग्रोथ ट्रेंड्स में। सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी है जहां पे हमने एक पिकअप देखा है। जी, तो कोई खास रीजन इसके अदिति आप देख रही हैं? और क्या ये अभी तो चलिए नीचे गई, लेकिन आने वाले महीनों में क्या फिर से ये स्टेबल होती हुई दिखाई देगी? देखिए, मेन रीजन फरवरी के सिक्वेंशियल डाउनटर्न का तो यही है कि पिछले साल का बेस हाई था, क्योंकि लीप मंथ था, एक दिन एक्स्ट्रा था, लीप ईयर था 2024। ठीक है। अगर हम मार्च का ट्रेंड देखें, जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, तो काफी सारों में एक इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल माइनिंग सेक्टर में हमें थोड़ी मंदी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च के महीने में, पर्टिकुलरली जिस तरह से हमने कोल इंडिया के ट्रेंड्स देखे हैं एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ी सी मंदी सामने आएगी। लेकिन ओवरऑल हम एक फ्लैटिश ग्रोथ 3% के आसपास मार्च में आईआईपी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि टैरिफ्स की आशंका से काफी हम एक एक्सेलरेटेड शिपमेंट्स अगर मार्च में हुए हैं, तो शायद उस वजह से हम आईआईपी में एक टेम्पररी ट्रांजिएंट इम्प्रूवमेंट मार्च के महीने में देख सकते हैं। ओके, ठीक है दीदी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आईपी नंबर्स फिलहाल के लिए तो थोड़े नीचे आते हुए, लेकिन अदिति बता रही है कि क्यों, क्योंकि पिछले साल का बेस काफ़ी हाई था और लीप ईयर होने के कारण एक दिन एक्स्ट्रा रहा, जो कि ये डिफरेंस को पैदा कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को भले ही टैरिफ से 90 दिन की राहत दे दी हो, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर गहराता जा रहा है। चीन ने यूएस के प्रोडक्ट पर अब टैरिफ फिर से बढ़ा दिया है। चीन ने अतिरिक्त टैरिफ 84% से बढ़ाकर अब 125% कर दिया है। ये टैरिफ कल से लागू होगा। इसके अलावा चीन ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत भी दर्ज कराई है। यूएस टैरिफ पर 90 दिन की राहत से बाजार ने शानदार कमबैक किया है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी में करीब 2% तक का हमने देखा कि एक बढ़त रही। सेंसेक्स 1310 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 429 पॉइंट की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ बंद हुआ, तो मिड कैप इंडेक्स भी आज करीब 2% चढ़ा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। तो वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज हरा निशान था और अच्छी तेज़ी थी। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक अच्छा कमबैक बाजार का, और इनफैक्ट वो जो टैरिफ के लिए पॉज अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद एक तेज़ी की उम्मीद थी। तो आज की इस तेज़ी में कौन से शेयर्स थे जिन्होंने शानदार परफॉर्म किया और कहां थोड़ी निराशा नजर आई? क्लियरली इस हफ्ते जिस हिसाब से भारी उठापटक थी, बाजार का क्लोज जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। हफ्ता जो है क्लियरली आपको एक मिनिमम लॉस के साथ सलटता हुआ नजर पड़ा। गेनर्स की बात करें तो बजाज ग्रुप की कंपनियां, चाहे वो बजाज ऑटो हो, बजाज फाइनेंस हो, दोनों ही काउंटर्स में 2 से 2.5% की इंट्राडे तेजी आपने देखी। इसके अलावा ट्रेंट और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो ऑब्वियसली कमज़ोर नतीजों के बाद टीसीएस में आधे % की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर में ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी रही। अगर हम मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी का मूड माहौल था। 2 से 3% मिड कैप और स्मॉल कैप्स आपको चढ़ते हुए नजर पड़े। यहाँ अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज एफएनओ का टॉप गेनर 10% गेन यहाँ देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसआरएफ और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिला। फ्लिप साइड पे अगर हम लूजर्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुथूट फाइनेंस, आरबीआई के सर्कुलर के बाद मैक्स हेल्थ केयर और एस्ट्रल जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली रही। बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए।
वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी ने मौजूदा बाजार में निवेश करने की सलाह दी है। रवि धर्मशी के मुताबिक अनिश्चितता जब खत्म होगी तो भाव सस्ते नहीं मिलेंगे। एक तरह का ये नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, और वो जो जहां पर वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है वहां अनसर्टेनिटी तो जरूर होती है, बट जब अनसर्टेनिटी होती है तभी शेयर सस्ते मिलते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी, इज वी आर गेटिंग दीज प्राइसेस। जब अनसर्टेनिटी चली जाएगी तब तक तो भाव काफी बढ़ चुके होंगे। इफ यू रिमेंबर इन कोविड टाइम्स हमको कोई अंदाजा नहीं था कि ये इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी, पर सिर्फ इतना कह सकते थे भाव सस्ते हैं और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट, आरबीआई, फेड करेंगी। तो अभी भी यही लग रहा है कि गवर्नमेंट, आरबीआई और फेड जो है वो कर रही हैं अपना काम, एंड भाव सस्ते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न आउट फेवरेबली। ऐसा नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रंप के टैरिफ वॉर और टैरिफ पॉज के बीच क्या करे रिटेल निवेशक? आवाज अड्डा में आज इस पर हो रही है बड़ी चर्चा। ट्रंप का टेरर खत्म 7:57 पर जरूर जुड़ेगा आज का आवाज अड्डा। साल 2025 में भी सोना निवेशकों को मालामाल कर रहा है। अप्रैल के 11 दिनों में सोने ने 4 दिन रिकॉर्ड हाई बनाया है। आखिर सोने में तेजी के क्या कारण हैं, बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लग रहा है कि 1 लाख के पार जाके ही मानेगा। सोना ऑल टाइम हाइस पे कारोबार कर रहा है। डॉलर में, रुपए में, जापानीज येन में, चाइनीज युआन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, यूरो में और बाकी बहुत सारी करेंसीज में। जो सोने की ये तेजी है जो हमने 2025 में आते हुए देखी है, उसके पीछे 10 रीजंस हैं और बाजार को लगता है ये 10 रीजंस आगे भी जारी रहेंगे इस साल में सोने को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। सबसे पहले जो यूएस और चीन के बीच में जो बढ़ते तनाव हैं, उससे अच्छा खासा उछाल हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ यूएस ने चीन पर जो अब 145% का टैरिफ लगाया है और चीन ने यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगाया है। बाजार को लगता है ये स्लो डाउन तो लेकर आएगा ही, साथ ही रिसेशन या स्टैगफ्लेशन की चिंताएं भी ला सकता है। तीसरा पॉइंट है कि ट्रंप ने जो बाकी देशों को 90 दिन की रोक लगाई है या पॉज दिया है, वो 90 दिन अनसर्टन रहेंगे। 90 दिन के बाद कैसे टैरिफ होंगे, किस कंट्री पे कम होंगे, किस तरह के एग्रीमेंट्स आते हैं, उस अनसर्टनिटी का फायदा सोना उठा सकता है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं यूएस मार्केट्स में आती हुई, उसका भी फायदा सोना लेता हुआ नजर आएगा। हमेशा हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के समय में लोग सोने में यहाँ पर हेज करते हैं और ये समय कोई बहुत डिफरेंट नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2025 में हमने चाइना की तरफ से यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। इंश्योरेंस फर्म्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग है और अब तक ईटीएफ में चाइना की खरीदारी $1 बिलियन की हो चुकी है और ये लगातार इस हफ्ते भी जारी है। साथ ही साथ बाजार को यह भी लगता है कि यूएस आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है और एक रेट कट तो यहाँ पर जून में आ सकता है, तो उसका फायदा यहाँ पर सोना उठाएगा। 7th पॉइंट यहाँ पर ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक बाइंग का है, जहां पर पिछले 3 सालों में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग करी है 1000 टन के ऊपर हर साल में। इस साल शायद ये कम रह सकती है, लेकिन खरीदारी तो जारी रहेगी। आगे चलें तो यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टनिटीज भी हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, वॉर्स चलती हुई नजर आई हैं, उसका भी एक प्रीमियम यहाँ पर सोना अपने साथ आगे जाता हुआ कैरी करेगा। एंड देन डॉलर इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। यहाँ पर एज ऑफ नाउ ये 6 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट और आई तो ये 3 साल के लोज पर आ जाएगा, जिसका भी पूरा फायदा हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। एंड फाइनली मेरा 10th पॉइंट ये है कि हम जिस तरह का यूएस का डेट देख रहे हैं जो कि $36 ट्रिलियन का है, ये नवंबर के महीने में रिकॉर्ड हाइस क्रॉस कर चुका था। और सिर्फ यूएस ही नहीं, वर्ल्ड डेट जिस तरह से एज ऑफ नाउ खड़ा है, वो भी लगातार यहाँ पर सोने को आगे जाकर सपोर्ट करेगा। जी, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच से मेटल और मेटल शेयर दोनों में तेजी दिखी है। क्या है कारण, ये भी बता रही है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जिस तरह के टैरिफ्स हमने यहाँ पर यूएस से चाइना पे आते हुए देखे हैं 145%, और चाइना ने भी यहाँ पर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं 125% तक। ये एक चीज़ है जो मार्केट्स अब थोड़ा बहुत फैक्टर इन कर चुका है। जो बाजार पॉजिटिव ये ले रहा है वो ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, बाकी की जो 75 कंट्रीज़ यहाँ पर यूएस के साथ नेगोशिएट कर रही हैं, उनके लिए शायद हम डिमांड बेहतर होता हुआ देखेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव यहाँ पर है। एक और चीज़ यहाँ पर जो अच्छी है वो ये है कि अब क्योंकि चाइना इतने ज़्यादा टैरिफ्स
बढ़ा रहा है, चाइना अब एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेजर भी लेके आएगा जिसका फायदा मेटल्स ऑलरेडी प्राइस इन कर रहे हैं। इन एनी केस बहुत जोरदार गिरावट हमने मेटल्स में पिछले कई सेशंस में आते हुए देखी थी, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज निचले स्तरों पर ये मेटल्स निकालते हुए नजर आए हैं। यही हाल कॉपर का है, अपने 3 महीने के लो से एक रिबाउंड देखने को मिला और 3 दिनों में 6% की बढ़त आपको कॉपर ने दिखाई है, टुडे इंक्लूडेड। एल्यूमिनियम में हमने 7 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा था। पिछले 3 दिन की अगर बात की जाए तो करीबन 4% की तेजी यहां पर एल्यूमिनियम में देखने को मिली है। जिंक ने आपको 2 दिन में 5% की बढ़त दिखाई है, जो कि 9 मंथ के लोज से एक रिबाउंड हमने यहां पर आता हुआ देखा। एंड काफी हद तक वीरू, चाहे वो लेड की बात की जाए, निकल की बात की जाए, पिछले 2-3 दिनों में हमने 4 से 6% की तेजी यहां पर भी आते हुए देखी है। ऑब्वियसली मार्केट्स अब इस चीज के साथ काम कर रहा है कि हम आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स कटता हुआ देखेंगे, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स आएंगी, लेकिन यूएस चाइना को थोड़ी देर के लिए यहां पर साइड में रखा जाए, जहां पर शायद स्टिमुलस मेजर्स निकल के भी आएंगे। बाकी की जो कंट्रीज हैं यहां पर डिमांड बेहतर होगी। तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार में निवेशकों का भरोसा कुछ हिल सा रहा है। एमफी ने मार्च में म्यूचुअल फंड का डेटा जारी किया है, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 11 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। साथ ही एसआईपी इनफ्लो में भी गिरावट है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता हमारे साथ। यतिन, क्या बता रहा है एफएम निवेश का डेटा, और ये इतनी बड़ी गिरावट क्या एंटिसिपेटेड थी? अगर हम म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक स्लो डाउन का इन्फ्लक्स होता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्च का महीना ऐसे होता है जहां आपके टैक्स प्लान करते हैं, पूरे वित्त वर्ष का जो लेखा जोखा है वो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको वो मंथ का इम्पैक्ट भी आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो 11 महीनों के निचले स्तर पे है, जो 14% घट के लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास महीने दर महीने बेसिस पे आते हुए दिखाई दिए हैं। जो थीमेटिक फंड्स है जिनके एनएफओज काफ़ी टाइम से आ रहे थे, मार्च में कोई बड़ा एनएफओ लॉन्च नहीं हुआ, जिसके कारण आप इन थीमेटिक फंड के निवेश में लगभग एक बड़ा 97% का जो है फॉल देख रहे हैं। हालांकि एसआईपी निवेश जो है वो बरकरार है। पिछले महीने ये राशि लगभग 26,000 करोड़ के आसपास की थी और इस टाइम भी लगभग 25,900 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा आपको ये राशि बनती हुई नजर पड़ रही है एसआईपी अकाउंट्स में। हालांकि 51 लाख एसआईपी अकाउंट जो है बंद किए गए मार्च के महीने में, उसके बावजूद आपको मंथ ऑन मंथ जो है फिगर लगभग ही फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विटी फंड्स की तो फरवरी में लगभग 30,000 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ देखने को मिला था, लेकिन इस महीने जो मार्च का डेटा है वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी आपने ओवरऑल फ्लो में थोड़ा मॉडरेशन देखा है। 2800 करोड़ से घट के ये राशि लगभग 2480 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नजर पड़ी है। हालांकि जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स है यहाँ फ्लोज इंप्रूव हुए हैं। फरवरी के मुकाबले मार्च में आपने स्मॉल कैप फंड्स में एक बढ़ोतरी देखी है और उसी तर्ज पे अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी आपको ओवरऑल फ्लो बढ़ते हुए नजर पड़े हैं ऑन अ ओवरऑल बेसिस। हालांकि जो हाई का नंबर था वहां से थोड़ा बहुत आपने एक डिक्लाइन जरूर देखा है। अगर हम एयूएम की बात करें तो यहाँ भी क्योंकि मार्च के महीने में अच्छी तेजी देखी थी, 65 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये फिगर भी आता हुआ नजर पड़ा है, जो कि फरवरी के मुकाबले थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। जी शुक्रिया। इधर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सरकार की लगातार बातचीत चल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। सरकार देश हित को ऊपर रखकर ही समझौते पर बात कर रही है। And obviously trade talks proceed when both sides are sensitive to each other's concerns and requirements. And I can only share with you that all our trade talks are going on, progressing well in the spirit of India first and to ensure our pathway to Viksit Bharat 2047 in the Amrit Kal. भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 90 दिनों के भीतर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कुछ हिस्सों पर सहमति बन सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। आलोक, सवाल ये है कि क्या ये बातचीत जो चल रही है उसमें सहमति हमें बनती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने सुना कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे थे कि इस जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर कोई टाइम लाइन नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं गवर्नमेंट सोर्सेज से वो ये बता रहे हैं कि जो 90 दिनों का पॉज लगाया है यूएस ने, इस दौरान
इसमें कुछ जो हिस्से हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के उन मुद्दों पर सहमति बन सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस बातचीत को लेकर उस पर सहमति ऑलरेडी बन चुकी है। लिहाजा जो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कि जो चीजें आसानी से हो सकती हैं, उन सभी चीजों पर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में आती हैं उस पर सहमति बन सकती है। हालांकि जो डेडलाइन था इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का वो फॉल एंड था, यानी कि अक्टूबर महीने तक होना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल के एंड तक यानी कैलेंडर ईयर के अंत तक दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये काफी अच्छी खबर है और देखा जाए तो भारत जिस तेजी से इस दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है उसमें ये प्रगति दिख रही है। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार बातचीत चल रही है और दोनों देशों के जो नेगोशिएटिंग टीम है वो आपस में इस दौरान कई बार विजिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड टॉक्स को लेकर काफी एक तरह से तेज गति से प्रगति हो रही है और बहुत हद तक संभव है कि इस साल के कैलेंडर ईयर के अंत तक जो बीटीए है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उसमें सहमति बन जाए। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बाजार के फोकस में आईटी कंपनियां हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एक्सेंचर और डेलॉयट के $5.1 बिलियन के आईटी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, क्या डिटेल्स हैं? और ये तो बढ़िया खबर है। अमेरिका में जब से ट्रंप सरकार ने कार्यभार संभाला तब से जितने भी वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया है जो कि खर्चों में लगातार कटौती कर रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आईटी कंपनियों को एक झटका दिया है। पेंटागन ने एक्सेंचर और जो डेलॉयट है उसके एक $5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है। पेंटागन का कहना है कि अब जो इन हाउस कर्मचारी हैं वो इस पूरे आउटसोर्सिंग के जो काम था उसको देखेंगे। अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट की $1 बिलियन की ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी थी, लेकिन इसको बीच में ही रद्द कर दिया गया। पेंटागन का कहना है कि इससे उनको $4 बिलियन के आसपास की बचत होगी। इसके साथ साथ 11 और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको कि बीच में ही खत्म कर दिया गया। हालांकि इस पूरे जो भी ऑर्डर दिया है पेंटागन ने उसका भारतीय आईटी कंपनियों के ऊपर कोई भी असर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो भारतीय आईटी कंपनियां उनके लिए अनसर्टेनिटीज है। जो अमेरिका के क्लाइंट्स हैं उनके वो लगातार ऑर्डर्स को अपने डिले कर रहे हैं। वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि आगे जाकर के क्या स्थिति अमेरिकी सरकार की तरफ से बनती है, ट्रंप प्रशासन की तरफ से बनती है। तो एक वेट एंड वॉच मोड है और अनसर्टेनिटीज भारतीय आईटी कंपनियों के ऊपर भी लगातार बनी हुई है। जी, मैं तो समझ रहा था कि शायद आप ये बताएंगे कि यहाँ पर मौका बन रहा है, लेकिन नहीं, मामला इसका उल्टा है। ये अनसर्टेनिटी वहाँ डेलॉयट के हाथ से जो है वो पूरा प्रोजेक्ट गया और एक्सेंचर के हाथ से, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए भी ये थोड़ी सी निराशाजनक बात हुआ। ये बहुत शुक्रिया असीम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये पूरा सब मामला। इधर आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस के Q4 नतीजे मिले जुले रहे हैं। Q4 नतीजों के बाद टीसीएस के CFO समीर सक्सेरिया ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि ट्रंप टैरिफ हमारे लिए चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी है। वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले 2026 में बेहतर ग्रोथ रहने की उम्मीद है। हमारे ये स्टैंड है, हम हमारे कस्टमर्स के करीब रहेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स और नीड्स अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल डिलीवर टू इट। एंड वहाँ पे इन टाइम्स ऑफ अनसर्टनिटी इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर अस। अगर आप देखो ये तिमाही के नतीजे, सारे हमारे ग्रोथ मार्केट्स जो है, जो मेजर मार्केट्स है, वो पॉजिटिव ग्रोथ पे रिटर्न किए हुए हैं, जो कुछ समय से नेगेटिव चल रहे थे। हमारी जो कमेंट्री थी कि हम BFSI एंड अदर सेक्टर्स में रिवाइवल देख रहे हैं, हैज़ टर्न्ड आउट। यस, अभी जो है हम इट्स अ वेट एंड वॉच मोड इन सम फैशन, बट स्टिल हम आशावादी है। अब अमेरिका में पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाए या नहीं, पढ़ाई के लिए कौन सा देश अच्छा है, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर, क्योंकि अमेरिका में अब पढ़ाई के बाद रुकना होगा काफी मुश्किल।
घूमने के शौकीन लोगों के लिए अप्रैल का महीना खास मौका लेकर आया है। इस महीने में 2 लंबे वीकेंड है। पहला लॉन्ग वीकेंड कल से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा लॉन्ग वीकेंड अगले हफ्ते है। अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं की है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह आपको कुछ ऐसी जगह बता रहे हैं जहां आप दिल्ली से सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं और लंबे वीकेंड में छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। अप्रैल का महीना लेके आया है 2 अच्छे मौके सैर सपाटे के। 2 लॉन्ग वीकेंड हैं इस महीने में। जो पहला लॉन्ग वीकेंड है वो तो कल से ही शुरू हो रहा है 12 से 14 अप्रैल के बीच, शनिवार, रविवार और उसके बाद सोमवार, जो कि अंबेडकर जयंती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये थोड़ी देर हो गई, हम तक प्लानिंग नहीं कर पाए, तो एक और मौका आ रहा है। ये मौका है 18 से 20 अप्रैल का। शुक्रवार को गुड फ्राइडे है और उसके बाद अगर आप सैटरडे संडे को मिला लेते हैं तो 3 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है। और अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा और ले लेते हैं इन दोनों ही लॉन्ग वीकेंड्स में, तो आपके पास 4 दिन के मौके हैं, जो काफ़ी है किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्लोर तो कर रहे हैं लेकिन जाएं कहां? तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पे है। और दिल्ली में जहां इस वक्त आपको तापमान 35 से 40 डिग्री का दिख रहा है, वहीं इन जगहों में थोड़ी सी ठंडक है। यहाँ जो औसत तापमान है ये अभी भी 20-25 के लगभग तापमान है और काफ़ी सुकून मिलेगा अगर आप दिल्ली से वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये डेस्टिनेशंस कौन से हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो आमतौर पे अप्रैल से जून का जो मौसम माना जाता है, ये टाइगर साइटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आमतौर पे टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकलते हैं और उन्हें देखने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिलता है। साथ ही अब यहाँ जाएं कैसे? तो ट्रेन और बस, ये दोनों के ही विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं। आप दिल्ली से जा सकते हैं और जो सबसे नियरेस्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर। उसके थोड़ी ही दूर पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। अब अगर यहाँ जाएं तो खर्चा कितना होगा? तो औसतन अगर आप चाहे बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, आपको लगभग एक अच्छी डिसेंट बस में या लग्जरी बस में 1500 रुपये का 1 वे का किराया आपको जिम कॉर्बेट पहुँचने में लगेगा। स्टे थोड़ा महंगा है, 4000 से 8000 के बीच आपको एक डिसेंट सा होटल मिलेगा, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपने बजट के हिसाब से आप चुन सकते हैं। जो दूसरा डेस्टिनेशन हम आपके लिए लेके आए हैं ये है नैनीताल। जी हाँ, झीलों की नगरी, आप पहाड़ी वादियों का आनंद ले सकते हैं। और सबसे खास बात है, दिल्ली से जाना बहुत आसान है। वहाँ पे कई सारी लग्जरी बसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ट्रैवल खर्च कितना आएगा? तो 1500 से 2000 के बीच आप किसी भी अच्छी लग्जरी बस में आप ट्रैवल खर्च कर सकते हैं। 1 वे का किराया है ये। स्टे आपको लगभग 3000 रुपये से शुरू होता है। इसके बाद करते हैं हम एक और डेस्टिनेशन की, वो है लैंसडाउन। काफ़ी सुकून मिलेगा यहाँ पे। साइलेंट वैली है, यहाँ पे वॉर मेमोरियल है और दिल्ली से पास है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको यहाँ मिलेगा, भीड़ भाड़ से दूर। ट्रैवल खर्च भी कम है, लगभग आप 1000 रुपये में दिल्ली से लैंसडाउन पहुँच सकते हैं अगर आप किसी अच्छी बस को लेते हैं। तो खर्चा जो है लगभग 3000 से 6000 रुपये तक का स्टे का खर्च है। इसके बाद का डेस्टिनेशन है शिमला। शिमला की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी 15 से 20 डिग्री का है, जबकि दिल्ली में आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, 40 के लगभग पहुँचने वाला है। ट्रैवल खर्च लगभग 1500 रुपये। यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कई सारी बसेस मिलेंगी। स्टे थोड़ा महंगा है क्योंकि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ पे 4000 से 8500 रुपये तक का स्टे आपको यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं धर्मशाला और मैक्लोडगंज की। यहाँ पे धौलाधार की वादियाँ हैं, भागसू वाटरफॉल है और सबसे खास बात एक तिब्बतन कल्चर का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ये वो जगह है। यहाँ पर जो अच्छी लग्जरी बसेस में अगर आप जाते हैं किसी अच्छी, तो वहाँ पर आपको लगभग 2000 रुपये का किराया देना पड़ेगा और स्टे लगभग 3500 से 7000 रुपये का है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो दिल्ली के पास हैं। लेकिन आप किसी और शहर में रहते हैं तो अपने आसपास के उन डेस्टिनेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चूंकि 2 अच्छे मौके आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, तो इस मौके को गंवाएं नहीं, बल्कि सैर सपाटे में कहीं ना कहीं अपने आसपास एक्सप्लोर जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने काशी में हाल ही में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने 3880 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 2255 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 नई परियोजनाओं की नींव भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने अपनी विरासत को सहेजते हुए प्रगति की मिसाल कायम की है। ये शहर सिर्फ पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में
मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। कॉल करने वाले उपभोक्ता का नंबर के साथ नाम दिखने का इंटर ऑपरेटर ट्रायल अगले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ट्रायल पूरा करके 18 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार चाहती थी कि जो कॉल करने वाला उपभोक्ता है उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। ऐसे में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इसका ट्रायल करने के निर्देश दिए थे। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इसका ट्रायल चल रहा है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने इंटर ऑपरेटर ट्रायल जल्द ही पूरा करने के टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। कंपनियों को 14 अप्रैल तक ये ट्रायल पूरा करना पड़ेगा और 18 अप्रैल तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि हमने ये ट्रायल पूरा कर लिया और इसके रिजल्ट किस तरह से रहे। उसके रिजल्ट्स देखने के बाद सरकार टेलीकॉम कंपनियों को चरणों में इसको इंप्लीमेंट करने के निर्देश दे सकती है। पहले जितने भी 4G ग्राहक है, 5G ग्राहक है, उनको नाम दिखाई देने की शुरुआत होगी। हालांकि जो BSNL के 2G ग्राहक है या वोडाफोन आइडिया के 2G ग्राहक है, उनको नाम दिखने में थोड़े से वक्त लग सकता है। सरकार चाहती है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि साइबर फ्रॉड के ऊपर रोक लगे। तो सरकार इसको कई फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आखिर भारत ले आया गया है। आज राणा से NIA की टीम पूछताछ कर रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी में भेजा है। 64 साल के राणा को कल स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया था। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और रात 2 बजे फैसला सुनाते हुए NIA को उसकी कस्टडी सौंप दी। करीब 17 साल बाद मुंबई हमले के गुनाहगार को भारत की जमीन पर लाना आसान नहीं था। देखिए ये खास रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, लंबा कद। देश की जांच एजेंसी NIA की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के गुनाह इतने संगीन हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गुनहगार का नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। यह वही शख्स है जिसने 17 साल पहले मुंबई हमले की खौफनाक साजिश रची थी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाना देश के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली समेत दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी, जिसके जख्म आज भी देश के लोगों के जहन में ताजा हैं। इस जख्म के 17 साल बाद अब तहव्वुर हुसैन राणा जैसे गुनहगार की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से उस जख्म और दहशत भरी रात की याद दिला दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों के लिए NIA के रिमांड पर भेज दिया है। 18 दिनों के रिमांड के दौरान में उससे जो विस्तार से पूछताछ की जाएगी, उस पूछताछ के दौरान में कई जो पुरानी कहानियां जो हैं वो निकल के फिर से सामने आ सकती हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में विस्तार से पूछताछ के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जो अब तक इस मामले में अनसुलझे सवाल बने हुए थे। 26 नवंबर 2008 ये वो वक्त था जब देश की कारोबारी राजधानी मुंबई दहल गई थी। इन आतंकी हमलों से पूरी मुंबई ही नहीं दहली, बल्कि इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंची। इन सभी हमलों में करीब 200 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया था और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब फांसी के तख्ते तक पहुंचाया गया। और इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कनाडियाई नागरिक आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा अब NIA की गिरफ्त में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर हडसन नदी में क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस के CEO अगस्टिन
एस्कोबार, उनकी पत्नी मर्स कैंप रूबी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। बेल 206 मॉडल का ये हेलीकॉप्टर मैनहट्टन से के हेलीपैड से उड़कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी होते हुए न्यू जर्सी की ओर जा रहा था। हादसे के बाद इमरजेंसी टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी 6 शव नदी से बाहर निकाल लिए गए हैं। 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। 6 बजे आपके लिए लेकर आएंगे आज का खास कंज्यूमर अड्डा। US में पढ़ाई बढ़ रही है कड़ाई, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।